हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोशन 2.0। तो दोस्तों, आज हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी दूसरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे आदिकाल और आदिकाल के बारे में। हम आदिकाल के नामकरण, आदिकाल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कुछ ऐतिहासिक तथ्य और उसके बाद आदिकाल से जुड़े हुए प्रमुख कवि, उनकी मुख्य रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आदिकाल के नामकरण का इतिहास क्या है। इतिहास मतलब इसके कई नाम आप पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि इसके कई नाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वे नाम किसने दिए या किस प्रकार वे नाम आए। तो पहला हम शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीरगाथा काल, इसका एक नाम मिलता है आपको वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल नाम जो दिया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, क्योंकि उन्होंने इस आधार पर दिया कि उस काल की कई रचनाएं, जैसे पृथ्वीराज रासो, उसके बाद दलपत विजय, खुमान रासो, इन सबकी जो रचनाएं हैं उन सभी में आपको किसी न किसी वीर पुरुष या राजा की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। तो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो इसमें जो नाम आता है वो नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद आदिकाल, इसका जो नाम आदिकाल रखा गया वो आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। और चारण काल नाम हिंदी के एक जो अंग्रेज विद्वान थे, ये जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्हें हिंदी साहित्य का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय भी दिया जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को। तो इन्होंने आदिकाल को या इसे चारण काल नाम दिया। और उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो हमारे हिंदी साहित्य के प्रमुख एकांकीकार माने जाते हैं, उन्होंने आदिकाल को चारण काल और संधि काल नाम दिया। ये राम कुमार वर्मा जॉर्ज ग्रियर्सन से प्रभावित थे, तो इस आधार पर उन्होंने चारण काल नाम दिया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजोपन काल कहा। और राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधुओं में 3 भाइयों का नाम आता है, जिनमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं। इन्होंने आदिकाल को पूर्व प्रारंभिक काल नाम दिया। और धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो एक कहानीकार हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी इनका उपनाम है, जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में होगा। तो यहाँ से इन्होंने इसे अपभ्रंश काल कहा, क्योंकि इस काल की जो भाषा मानी जाती है वो अपभ्रंश भाषा मानी जाती है। इस आधार पर इन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल नाम दिया। अन्य नामों में आप देखेंगे कि इसे शून्य काल, वीर काल, बाल्यावस्था काल, क्योंकि यह हिंदी साहित्य का शुरुआती काल माना जाता है, इसलिए इसे बाल्यावस्था काल और आधार काल, अंधकार काल भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम देखने को मिलते हैं। तो नामकरण के इतिहास में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हुए और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इन सब के नामों को हम याद रखेंगे कि किसने क्या नाम दिया। उसके बाद आदिकाल की रचनाओं की भाषा क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि जो आदिकाल की रचनाएं हुई उसकी क्या भाषा थी। तो 4 भाषाओं का जिक्र मिलता है कि आदिकाल में की जो रचनाएं हुई, जो कविताएं लिखी गई, उनकी 4 भाषाएं हैं। पहली भाषा है अपभ्रंश भाषा, जो हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जाता है। और इस अपभ्रंश भाषा में सिद्ध नाथ साहित्य आते हैं। तो सिद्ध साहित्य कौन है? सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य होते हैं। ये बौद्ध साहित्य कौन से बौद्ध साहित्य हैं? जब लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में, इतिहास आप पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास,
जहाँ से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है और प्राचीन इतिहास जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी समाप्ति होती है और मिडाइवल इंडिया की शुरुआत होती है। तो ये हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसी समय का काल है कि जिस समय भारत की जो सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो रही थी और मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था और जो भारत के राजा थे ये आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे और छोटे छोटे राज्य थे। तो उस समय जो आदिकाल की रचनाओं की मुख्य भाषा थी अपभ्रंश भाषा थी। तो अपभ्रंश भाषा में सिद्ध व नाथ साहित्य, जो ये सिद्ध साहित्य है, ये सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा थी, जो उसके विद्वान थे उन्हें सिद्ध कहा जाता था। तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये नाथ साहित्य कौन है? जो शंकराचार्य की परंपरा से आते हैं। तो शंकराचार्य जिस परंपरा से आते हैं वही परंपरा नाथ साहित्य थी। और बौद्ध या जैन साहित्य जो थे ये सभी अपभ्रंश भाषा में लिखे गए। उसके बाद और इस अपभ्रंश भाषा में मुख्य रूप से देखा जाए तो जैन आचार्य मेरुतुंग और सोम प्रभु सूरी का नाम आता है। और जो विद्यापति हैं, ये विद्यापति मैथिली के कवि माने जाते हैं, तो मैथिली भाषा के कवि थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में अपभ्रंश भाषा का जिक्र देखने को मिलता है, काफी प्रयोग देखने को मिलता है अपभ्रंश भाषा का। उसके बाद दूसरी भाषा आती है आदिकाल की डिंगल पिंगल। डिंगल और पिंगल भाषा इसको कहा जाता है। यह भाषा ब्रज भाषा और मध्य देश की जो भाषा थी उसका मिश्रित रूप है, जिसे हम डिंगल पिंगल के नाम से जानते हैं। और इसी भाषा में राजस्थानी साहित्य आगे बढ़ा। तो जो डिंगल पिंगल भाषा है इसमें राजस्थानी साहित्य लिखा गया। और इसमें आप देखेंगे कि अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के बहुत से शब्द देखने को मिलते हैं डिंगल पिंगल भाषा में। तो इतना याद रखना है कि इसमें राजस्थानी साहित्य लिखा गया। उसके बाद जो तीसरी भाषा आती है मैथिली भाषा। तो मैथिली यह एक स्थान बिहार में, तो वहाँ की भाषा है। यह भाषा क्या, इसे बोली माना जाता है हिंदी की वर्तमान में यह एक बोली है। और इसके प्रमुख कवि विद्यापति हैं। तो विद्यापति की जो पदावलियां हैं वो इसी भाषा में रचित हैं। और उसके बाद जो चौथी भाषा है खड़ी बोली। अब आप देखेंगे कि खड़ी बोली की जो वास्तविक शुरुआत होती है कि सबसे ज्यादा जो प्रयोग खड़ी बोली का शुरू होता है वो आधुनिक काल में शुरू होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ शुरू होती है यह भाषा खड़ी बोली। हिंदी की यह बोली है, तो लेकिन जो आज भाषा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि हिंदी साहित्य में सबसे विस्तृत रूप में यह विद्यमान है। तो खड़ी बोली का जो शुरुआती दर्शन होते हैं, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसी समय वीरगाथा काल के समय से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। उस समय खड़ी बोली की जो शुरुआत थी वो अमीर खुसरो, उसी समय अमीर खुसरो जब सल्तनत काल चल रहा था भारत में, दिल्ली में जो सल्तनत काल था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सभी शासक आते हैं। उसी समय अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों, जो उनकी कहावतें थी जो काफी प्रसिद्ध हुई, उनमें सबसे पहले खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। तो खड़ी बोली की शुरुआत अमीर खुसरो के समय से होती है, दिल्ली सल्तनत काल से होती है। उस समय यह भाषा दिल्ली व मेरठ के आसपास की भाषा थी। और यद्यपि इसका पूर्ण विकास जो है आधुनिक काल में हुआ। और उसके बाद हम अब देखेंगे कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, मतलब आदिकालीन जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो उसमें आप देखेंगे कि वीर रस की प्रधानता मिलेगी। जो रचनाएं होंगी आदिकाल की वो वीर रस से प्रधान होंगी। हालांकि श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है, लेकिन श्रृंगार रस केवल सुंदरता के परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया गया है। तो सबसे ज्यादा नाम से आप स्पष्ट पता लगा पाएंगे कि इसका नाम वीरगाथा काल है। तो रस कौन सा प्रधान होगा? वीर रस। और उसके बाद युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के जो कवि हुए उनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि युद्धों का एकदम
सजीव वर्णन देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है, क्योंकि कई कवि जैसे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, तो एक कई बार युद्ध स्थल में भी गए, तो वहां पर इन्होंने उनकी वीरता का सजीव वर्णन किया है। तो युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। उसके बाद प्रामाणिकता का अभाव। आप देखेंगे कि इनकी रचनाओं में, इस काल की जो रचनाएं हैं, कई रचनाएं पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं मानी जाती हैं। जैसे आप इसी पृथ्वीराज रासों में देखेंगे, तो पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई ने जब मोहम्मद गौरी युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में इन्हें पराजित करके पृथ्वीराज को गजनी लेकर जाता है, तो वहां पर वर्णन मिलता है इतिहास में कि गजनी ले जाने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया, अंधा बना दिया, और बाद में उसकी हत्या करवा दी। लेकिन आप इनकी रचना में देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है कि इनकी एक कविता की पंक्तियों पर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो मोहम्मद गौरी की हत्या का जो जिक्र इन्होंने किया है, और बाद में इन्हें मार दिया गया। तो उस समय इन्होंने, अब अगर देखें उस समय की स्थिति देखें, तो इस समय पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई भी बंदी थे। तो क्या उस समय इन्हें, आप सोच कर देखिए कि क्या इन्हें लिखने का वक्त मिला होगा, समय मिला होगा। ऐसा लगता है कि जो ये पंक्तियां हैं, ये बाद में इनकी रचना में जोड़ दी गई हैं। तो कि जो मोहम्मद गौरी की हत्या का प्रसंग है, वो बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि ये जो हत्या का प्रसंग है पृथ्वीराज चौहान द्वारा, उसे बाद में जोड़ा गया है। तो ऐतिहासिकता का भी अभाव दिखाई पड़ता है। इतिहासकारों में आप देखेंगे कि बहुत इनकी इस काल की रचनाओं के बारे में बहुत से मतभेद हैं। और उसके बाद वीर रस की प्रधानता प्लस श्रृंगार रस की प्रधानता, तो रिपीट हो गया है। तो इसमें श्रृंगार रस सौंदर्य के रूप में भी प्रयोग किया गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आपको हम पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि जो इस काल के अधिकांश कवि हुए, वो किसी न किसी राजा के दरबार से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने राजा और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की है। राष्ट्रीय एकता का अभाव। उस समय का इतिहास आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय उत्तर भारत में एक ही बड़ा राजा था, सम्राट हर्ष, जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। और पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होने के बाद जब कुछ समय बाद हर्ष की मृत्यु होती है, तो उस समय हर्ष की मृत्यु के साथ ही उत्तर भारत में जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाते हैं। बहुत से छोटे छोटे राज्य थे और वे राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। उसी समय राष्ट्रीय एकता का अभाव दिखाई पड़ता है और बाह्य आक्रमणकारी जैसे तुर्क, मुसलमान, अरब, इन सभी लोगों ने उसी समय भारत पर आक्रमण करने शुरू किए थे। तो राष्ट्रीय एकता का अभाव इस काल की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। इस काल की रचनाओं में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता या राज्य की सुरक्षा का बहुत कम ही जिक्र मिलता है, बहुत कम, नाम मात्र का जिक्र मिलता है। केवल प्रशंसा, युद्धों का वर्णन, राजा ने 10 शादियां की, 12 शादियां की, उसकी प्रशंसा। अब कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान इतने सुंदर थे कि इन्हें देखकर, इनके बारे में सोचकर कोई भी स्त्री इनसे विवाह, इन्हें अपना पति मान बैठती थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय इनकी रचनाओं का विषय क्या रहा होगा। उसके बाद अतिशय कल्पना बोध। इसमें इनकी इस काल की रचनाओं में कल्पना बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। विविध छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग, कुछ छंद जैसे दोहा, रोला, उल्लाला, साटक आदि छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए आप, अतिशयोक्ति मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। तो इस काल की साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है यह। तो जाहिर सी बात है कि अतिशयोक्ति अलंकार इस काल
के साहित्य में, रचनाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा मतलब एक दूसरे से तुलना, तो यहाँ पर तुलना बहुत ज्यादा ही दिखाई पड़ती है। रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा। तो हमने नामकरण का इतिहास पढ़ा। नामकरण के इतिहास के साथ हमने इस काल की जो प्रमुख 4 भाषाएं थी जिनमें रचनाएं की गई उनके बारे में पढ़ा। यह भाषा जो खड़ी बोली है, यह बहुत कम नाम मात्र का इसका यूज होता है। उसके बाद आदिकाल की साहित्यिक विशेषताएं हमने पढ़ी कि आदिकाल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। अब इसके बाद हम आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आदिकालीन साहित्य को हम 2 भागों में बांटकर देखेंगे। तो आदिकाल का साहित्य 2 भागों में बटा है। एक धार्मिक साहित्य है और दूसरा रासो साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य में कौन कौन आते हैं? पहले जब मैं यहाँ से यहाँ तक बताकर बोर्ड के सामने से हटूंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, और ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आप किसी भी परीक्षा के लिए इन चीजों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब देखेंगे कि धार्मिक साहित्य में क्या आता है। तो इस काल में जो धार्मिक साहित्य लिखे गए उसमें सिद्ध, अब सिद्ध कौन होते हैं वहां पीछे बता चुके हैं कि जो उस समय बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बढ़ चुका था, महायान, वज्रयान, महासांघिक। तो इतिहास आप पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी। यह इतिहास से काफी जुड़ा हुआ है। तो उस समय जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा थी, जो वज्रयान शाखा के जो विद्वान होते थे उन्हें सिद्ध कहा जाता था। और उसके बाद नाथ के बारे में हमने पढ़ा कि जिस परंपरा से शंकराचार्य जी आए, और इस समय उसी परंपरा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। तो और जैन कवि थे, उनके द्वारा जो रचित साहित्य है, जो रचित रचनाएं हैं, वो इसी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो अगर सीधे सीधे संक्षिप्त रूप में कहें कि धार्मिक साहित्य में कौन से साहित्य आते हैं, तो जैन, बौद्ध और नाथ, इनके विद्वानों द्वारा लिखी गई रचनाएं आती हैं। उसके बाद हम रासो साहित्य में चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो रासो साहित्य में तत्कालीन राजाओं की वीरता, शौर्य, युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव हो चुका था और हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कई छोटे बड़े राजा हो गए थे, जो यहाँ पर जो आपस में लड़ते रहते थे। और विदेशी मुसलमानों का आक्रमण भी उसी समय शुरू हो चुका था। अतः तत्कालीन परिस्थितियां उस समय की रचनाओं को काफी प्रभावित करती हैं। आप देखेंगे कि उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां थी, वो इस काल के रासो साहित्य में परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। तो रासो साहित्य, अब हम इसमें बस हमारा एक टॉपिक बचा है कि हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम इसी क्लास में अब पढ़ेंगे कि प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो स्क्रीनशॉट लें।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर 1 पर प्रमुख सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो एक तरफ 2 कॉलम बनाएंगे हम, एक इस तरफ लिखेंगे कि कवि और उसके बाद अगली तरफ रचनाएं। तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे जो बहुत इस काल का बहुत ही फेमस नाथ है, सिद्ध कवि, जो सिद्ध साहित्य है उसके प्रमुख कवि सरहपा। सरहपा के कई नाम देखने को मिलते हैं। इन्हें सरहपाद, उसके बाद सरोरूहपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र आदि कई नामों से इन्हें जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है वह दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश। इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश है। और चर्य गीतों की रचना, चर्य गीतों की रचना। और जो इसका समय माना जाता है, एक बार देखिए इसे, एक आध 2 कॉलम और बना लेंगे तो अच्छे से चीजें आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं, काल या समय, मतलब वो समय क्या था जब यह रचना की गई। उसके बाद वर्णित विषय, कि इसमें किस विषय की चर्चा की गई है। तो अब हम देखेंगे कि वर्णित विषय क्या क्या है। तो इसकी रचना 769 ईस्वी में मानी जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसके पहले कवि हैं इस काल के, जो प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरहपा, इन्हें सरहपाद, सरोज वज्र या राहुल वज्र कहा जाता है। इनकी रचनाएं दोहा कोश और चर्या गीतों की रचना है। जो इनका काल जो है 769 के आसपास माना जाता है इन रचनाओं का। और इनका जो वर्णित विषय है, जो जिस विषय का वर्णन इन रचनाओं में है, वो विषय है गुरु सेवा, पाखंड का विरोध। उसके बाद दूसरे कवि आते हैं सबरपा। इन्हें सरहपा के नाम से भी कहीं कहीं कहा जाता है, सरहपा भी लिखा मिलता है। तो इनकी जो रचना है वो चर्यापद है, 780 ईस्वी के लगभग लिखी गई और जो अप्राप्य है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं अप्राप्य, मतलब इस वर्तमान समय में वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद लुइपा ने क्या रचना की, वह भी अप्राप्य है, तो 773 के लगभग माना जाता है। उसके बाद कढ़हपा, यहाँ देखिए आप, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल शुरू के 2 कॉलम रचना, कवि और रचनाएं। कढ़हपा ने रचना की डोमिनी गीत की। और उसके बाद डोम्भिपा आते हैं, जिन्होंने डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अच्छरथी को उपदेश रचना की। ये दोनों एक ही में है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो सिद्ध साहित्य के बाद अब हम शुरू करते हैं कि जैन कवि एवं उनकी रचनाएं। जैन साहित्य में हम आते हैं। तो यह धार्मिक साहित्य का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं। तो पहला कवि जो है वो देवसेन है और उनकी रचना श्रावकचार, दर्शनसार,
तत्वसार, भाव संग्रह, दब्ब सहाव, प्रयास। ये 933 के ईस्वी के लगभग माने जाते हैं और 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। हरिभद्र सूरी, नेमिनाथ चरियु इनकी रचना है और 1159 में यह रचना की गई और जो अप्राप्य है, इस समय उपलब्ध नहीं है। उसके बाद शालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना है जो 1184 ईस्वी की रचना है। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली दो सगे भाइयों का चरित्र वर्णन किया गया है। ये वही बाहुबली हैं जो जैन तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। और अगले कवि हैं आसगु, इनकी रचना है चंदनमाला रास जो लगभग 1200 ईस्वी की रचना है और 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। अगले विनय चंद्र सूरी, इनकी रचना है नेमिनाथ चौपऊ जो 1200 ईस्वी की रचना है और जो अप्राप्य है इस समय। अगले जिन धर्म सूरी, स्थूलिभद्र रास 1209 ईस्वी की रचना है जिसमें वेश्यागमन करने वाले स्थूलिभद्र को जैन धर्म में किस प्रकार दीक्षा दी गई उसका वर्णन मिलता है। अगले कवि हैं राजशेखर सूरी, जिनकी रचना है नेमिनाथ फागु 1348 के लगभग की रचना है जो अप्राप्य है, मतलब उपलब्ध नहीं है। उसके बाद अगले हैं सुमतगढ़ी, राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फागु अप्राप्य है। सुमतगढ़ी नेमिनाथ रास 1213 की रचना है। 58 छंदों में नेमिनाथ का चरित्र वर्णन किया गया है। ये नेमिनाथ कौन है? ये जैन तीर्थंकर है। उसके बाद विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास 1231 की रचना है जिसमें नेमिनाथ की प्रतिभा व रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं कवि और उनकी रचनाएं। उसके बाद हम आते हैं अगले जो रासो साहित्य है, तो इसमें और भी साहित्य लिखे गए जैसे लौकिक साहित्य, लेकिन ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद हम प्रमुख रासो ग्रंथ एवं उनकी रचनाओं पर आते हैं। तो प्रमुख रासो ग्रंथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वीर गाथा काल में जो कवि हुए और उनकी जो रचनाएं हुई उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्रमुख रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाएं या उनके रचनाकार, यहाँ लिख देंगे हम रचनाकार या कवि एवं उनके कवि। तो यहाँ से प्रमुख रासो ग्रंथ और उनके कवि, तो पहले कवि है चंद बरदाई। तो चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो जो लगभग 13वीं शताब्दी के अंत की रचना मानी जाती है, जब तराइन का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान को और चंद बरदाई को मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बना लिए जाने तक का वर्णन है। लेकिन विद्वानों में इसके संदर्भ में काफी मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि जो यह घटना बंदी बनाकर इनकी हत्या करने की जो घटना का वर्णन है और पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या का जो शब्द वेदी बाण चलाकर उसकी हत्या करने का जो वर्णन किया गया है, वो बहुत से विद्वान मानते हैं कि इसे बाद में इस रचना में जोड़ा गया है। सबसे प्रामाणिक और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रचना है इस काल की पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान, उनकी पत्नी संयोगिता, जयचंद जो संयोगिता के पिता थे, और मोहम्मद गौरी और तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद जो कंफ्यूज करने वाली रचनाएं हैं, ये तीनों कवि और उनकी रचनाएं परीक्षा में पक्का कंफ्यूज कर देती है कि ये किसकी रचनाएं हैं, कवि कौन है। तो रासो शब्द जहां मिलेगा हम समझेंगे कि ये रचनाएं हैं, क्योंकि रासो ग्रंथ या रासो काव्य कहा जाता है इस काल की रचनाओं को। तो नरपति नाल, इन्होंने बीसल देव रासो की रचना की है जो 1155 ईस्वी के लगभग की रचना मानी जाती है। इसमें 4 खंडों में मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती एवं सांभर के बीसल देव के विवाह
एवं वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगले जो कवि है हमारे, वो आते हैं जगनिक। जगनिक ने परमाल रासों की रचना की और यह रचना 1173 के लगभग की मानी जाती है। विवाह, प्रतिशोध, भावना व लूट। विवाह, प्रतिशोध भावना और लूट, इन 3 कारणों पर 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। तो परमाल रासो जिसके रचनाकार जगनिक है। उसके बाद अगले कवि हमारे दलपति विजय और इनकी रचना खुमान रासो या कहीं कहीं खुमार रासो भी मिलता है, जो 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। और इसमें 5000 छंदों में नायिका भेद और खड ऋतु का वर्णन मिलता है। उसके बाद अगले कवि नल्ल सिंह विजयपाल रासो इनकी रचना है, जो 16वीं शताब्दी की रचना है। इसमें करौली के राजा विजयपाल और खलीफा अब मामू से युद्ध का वर्णन किया गया है। और अगले हमारे कवि हैं सारंगधर, इंपॉर्टेंट कवि हैं और इनकी रचना हम्मीर रासो 1357 में हम्मीर की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद भट्ट केदार, इनकी रचना है जयचंद प्रकाश, जो अप्राप्य इस समय उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार एक कवि हुए मधुकर, जिनकी रचना जय मयंक जस चंद्रिका, यह भी अप्राप्य है। तो यहाँ से हम बस इतना है, तो बहुत सी रचनाएं हैं, चारण कवि हैं, चारण रचनाएं हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बस इसी में से है, लेकिन यहाँ पर जो रासो ग्रंथ और उनके कवि हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। और यहाँ पर हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इसी के साथ हमारा जो आदिकाल है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो इस बारे में विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग लोगों को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो जैसे आप बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं कि सरहपा जो है हिंदी के प्रथम कवि थे। शिव सिंह सेंगर ये विद्वान है, ये सभी एक तरफ से विद्वान। और उसके बाद किसको मानते हैं, ये आगे लिखा गया है। तो शिव सिंह सेंगर जो है पुष्पदंत, या इन्हें पुंड के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सबसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये राजा मुंज को प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो राजा मुंज व भोज को मानते हैं पहला कवि। उसके बाद आगे हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, ये अब्दुल रहमान को मानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि जो हैं वो अब्दुल रहमान है। उसके बाद बच्चन सिंह, यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बच्चन सिंह ये विद्यापति जो बिहार के मैथिली बोली के एक प्रमुख कवि हुए, इन्हें मानते हैं कि 15वीं शताब्दी के लगभग इनका काल माना जाता है। मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति जी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यह कॉन्सेप्ट है कि हिंदी का प्रथम कवि, और सबसे ज्यादा इन दोनों के नामों पर विचार किया जाता है। यही दोनों सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं। इसमें भी सबसे प्रामाणिक सरहपा को माना जाता है कि सरहपा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, हिंदी पद्य साहित्य का वीर गाथा काल, उसे हमने समाप्त किया। तो यहाँ पर आप जो मुख्य बातें हैं उनको याद रखेंगे। एक बार हम फिर रिवाइज करें कि क्या क्या हमें इसमें से याद रखना है। सबसे पहले तो हम इसके प्रमुख नामों को याद रखेंगे कि वीर गाथा काल के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं और किन किन विद्वानों ने इन नामों को दिया है। उसके बाद हम वीर गाथा काल का जो काव्य है, साहित्य है, उसकी प्रमुख विशेषताओं पर देखते हैं कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, उनको देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि
साहित्य क्या है, वीर गाथा काल का साहित्य। तो साहित्य में हमने देखा कि साहित्य दो भागों में बटा है, एक धार्मिक साहित्य है, एक रासो साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य में सिद्ध कवि आते हैं, सिद्ध, नाथ, और उसके बाद जैन कवि आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट थे हमने देख लिए। उसके बाद रासो साहित्य आता है। रासो साहित्य में जो इम्पोर्टेंट नाम है और उनकी रचनाएं सामने लिखी गई हैं। तो इसके साथ ही हमारा आदिकाल समाप्त होता है और अगली वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।